अपना एनरोलमेंट नंबर मेंशन कर दो। कार्तिक गुप्ता, रजत पंचौरी, शिव राठौर। Recording in progress. हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम क्लास। बाकी स्टूडेंट ज्वाइन करते रहेंगे साइड बाय साइड। लास्ट क्लास में जो था हमने स्टोरेज क्लासेस इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो था स्टेटस जो टॉपिक था हमारा वो डिस्कस करना हमने स्टार्ट किया था। उसमें से हमने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए थे। फिर भी एक बार तुम लोगों को मैं क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ और फिर जहाँ से हमने स्टार्ट करना है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो वो अपना हैंड रेस कर लेना, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स को मतलब जिन्होंने इस वीक मेरे को व्हाट्सएप पे कोड वगैरह शेयर किया है, वो लोग जो है आज ही मतलब इस क्लास के बाद जो है अपना कोड शेयर करके उसके अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो वो जो है एक बार वेट कर लें क्योंकि इस वीक मैं किसी को रिप्लाई कर नहीं पाया हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टोरेज क्लासेस क्या होती है, कंप्यूटर क्या होता है, हमें कोई भी अगर हमारी यूनिट है, स्पेस एलोकेशन जो होती है वो दो तरह की होती है, दो तरह के से होती है। फर्स्ट जो होती है वो तुम्हारी मेमोरी में होती है, मेमोरी मतलब मेन मेमोरी के अंदर। सेकंड जो तुम्हारी होती है वो सीपीयू रजिस्टर के अंदर होती है। हमने लास्ट टाइम के अंदर मेमोरी हायरार्की पढ़ी थी, उसके अंदर हमने देखा था कि सबसे फास्ट क्या होती है, कैशे मेमोरी होती है। उसके बाद रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर के बाद क्या होते हैं हमारे पास, मेन मेमोरी होती है, फिर सेकेंडरी मेमोरी होती है, फिर फ्लॉपी डिस्क, हार्ड और तो हमारी मैग्नेटिक टेप वगैरह ये हमारी होती है। तो हम जानते हैं सीपीयू रजिस्टर और जो मेमोरी है वो हमारी फास्टेस्ट यूनिट्स हैं जो कि हमारे प्रोसेसर के साथ कोऑपरेट कर सकती हैं उनकी प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है। तो यही दो हमारी फास्ट हैं, इन्हीं दो को हम एज ए एलोकेटेड स्पेस की तरह यूज करते हैं। क्लियर। अब क्या है हमारे स्टोरेज क्लासेस क्या है, स्टोरेज क्लासेस डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस का डिफरेंट बिहेवियर है कि हमारी वो जो स्टोरेज क्लास है वो पर्टिकुलर हमारा जो मैम वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं वो कहाँ पर स्टोर हो रहा है, मेमोरी में स्टोर हो रहा है, सीपीयू रजिस्टर में स्टोर हो रहा है। प्लस जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसका स्कोप क्या रहेगा, उसका लाइफ टाइम क्या रहेगा, उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी। इनिशियल वैल्यू इन द सेंस कि जब मान लो मैंने किसी को इनिशिएट किया है इंट आई इक्वल टू इंट ए, तो ए को अगर मैं प्रिंट कर दूं तुरंत, उसके अंदर कोई वैल्यू इनपुट ना करूं, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर मान लो तुम्हारी वैल्यू अगर स्टैटिक टाइप की है तो उस केस में क्या होगा, जीरो से इनिशिएट होती है स्टैटिक जो है, तो वो क्या करेगा, जीरो आउटपुट देगा। बाकी दूसरी क्लासेस के अंदर ऑटोमेटिक के अंदर क्या होगा, तुम्हें गार्बेज वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो ये जो स्टोरेज क्लासेस होती हैं इनकी हेल्प से हम अपने वेरिएबल्स का जो बिहेवियर है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है। प्लस डिफरेंट बिहेवियर की वजह से तो हम डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी जो स्टोरेज क्लासेस को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अगर मान लो कोई एक काउंटर पे चलाना है
जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा कई वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट्स के ऊपर क्या होता है कि तुमने जैसे जैसे उस पर जाओगे ना तो वो उसके नीचे लिखा हुआ आता है, यू आर दिस नंबर ऑफ विजिटर ऑफ दिस वेबसाइट। तो मतलब जैसे अगर तुम एसएससी की वेबसाइट पे जाओगे या फिर किसी भी वेबसाइट पे जाओ तो नीचे काउंट लिखा आता है कि आप इतने नंबर के यूजर हो जो इस वेबसाइट को विजिट कर रहे हो। तो वहां पर उन्होंने क्या किया हुआ है, सिंपल एक काउंटर लगा रखा है। अगर मान लो मैं कहीं पर क्या यूज करता हूँ, कोई क्या बोलते हैं इसे, रजिस्टर स्टोरेज क्लास यूज करता हूँ, तो उस केस में क्या होगा, मेरे हर पेज के अंदर मेमोरी क्या होगी, रिफ्रेश हो जाएगी। तो हमें क्या करनी है, अगर हमारे प्रीवियस मेमोरी को रिटेन रखना है तो हमें उसके अकॉर्डिंग स्टोरेज क्लासेस को यूज करना पड़ेगा। क्लियर। वाई स्टोरेज क्लासेस जैसे भी हमने यूज किया, वेरिएबल कहाँ स्टोर होगा, इनिशियल वैल्यू क्या होगी, स्कोप क्या होगी वेरिएबल का, और लाइफ टाइम क्या होगी। ये चार चीजें जो होती है वो हम डिस्कस करते हैं जब किसी भी स्टोरेज क्लास की हम बात करते हैं। हमारे बेसिकली चार टाइप की स्टोरेज क्लासेस थी, ऑटोमेटिक, रजिस्टर, स्टैटिक और एक्सटर्नल। ऑटोमेटिक को हम ऑटो कीवर्ड्स के साथ यूज करते हैं, रजिस्टर को रजिस्टर के साथ, स्टैटिक को स्टैटिक के साथ, एक्सटर्नल को एक्सटर्नल के साथ। ये इनके क्या है, कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स को अगर मैं अपने वेरिएबल के आगे मेंशन करता हूँ तो वो पर्टिकुलर उस क्लास से बिलोंग करते हैं, मतलब उस पेरेंट क्लास के चाइल्ड नोड बन जाते हैं ये लोग जो होते हैं। क्लियर है। फिर हमने ऑटोमेटिक क्लास पढ़ा था, स्टोरेज क्लासेस पढ़ा था। ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के अंदर क्या होती है, ऑटो कीवर्ड यूज होता है, स्टोरेज होती है वो मेमोरी के अंदर होती है। तुमने अगर एक चीज देखा, जो रजिस्टर क्लासेस हैं, जो हमारे यहाँ पर सेकंड वाली रजिस्टर क्लास है, उसके अंदर रजिस्टर के अंदर स्टोरेज होती है, बाकी ऑलमोस्ट शायद तीनों का जो है वो मेमोरी के अंदर स्टोरेज होती है। तो स्टोरेज क्या होती है इसकी, मेमोरी के अंदर होती है। डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होती है, गार्बेज वैल्यू होती है। और स्कोप क्या इसका होता है, लोकल होता है, जिस ब्लॉक के अंदर इसको डिफाइन किया जाता है वहीं पर क्या होता है, इसका जो स्कोप जो होता है वो डिफाइन होता है। क्लियर है। लाइफ टाइम क्या होता है, मतलब ये जो वेरिएबल है इसकी लाइफ कितनी होती है, इसकी लाइफ तब तक होती है जब तक जो कंट्रोल है वो उस ब्लॉक के अंदर होता है। जैसे ही क्लॉक जो हमारा कंट्रोल है वो ब्लॉक से बाहर जाता है, वैसे उसकी लाइफ टाइम खत्म हो जाती है। क्लियर है। ये हमारी क्या है, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास है। बाय डिफॉल्ट अगर तुम किसी को डिक्लेयर नहीं करते हो, डिक्लेयर इन द सेंस कोई तुमने एक्सप्लिसिटली कोई अपनी स्टोरेज क्लास डिक्लेयर नहीं की है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास होती है। क्लियर। फिर हमने कुछ एग्जांपल देखे तो उसमें से हमारा सिंपल जो एग्जांपल था ये फर्स्ट वाला, ये हमने किया है। इसमें हमने क्या किया है, तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं ऑटो नाम से, और उसके फर्स्ट के अंदर 1 दी है, सेकंड में 2 दी है, थर्ड के अंदर 3 वैल्यू दी थी। उसके अंदर प्रिंट करने के लिए हमने क्या किया था, जो जिस ब्लॉक के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट आ रही है वो उसी सीक्वेंस में उसको क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या देखा, वॉइड मेन है, ऑटो इंट आई इक्वल टू 0, ऑटो इंट आई इक्वल टू 2, ऑटो इंट आई इक्वल टू 3, और इसमें प्रिंट की स्टेटमेंट है। तो सेम ब्लॉक के अंदर आई को प्रिंट कर रहा है तो आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है। ऐसे ही इस ब्लॉक से बाहर गया तो उसकी क्या हो गई, लाइफ टाइम खत्म हो गई। जिस सेकंड क्या है, सेकंड लाइन क्या है इसका, ब्लॉक के अंदर जब तक रहेगा तब तक उसकी वैल्यू रहेगी। ब्लॉक से बाहर गया तो इस ब्लॉक के अंदर वैल्यू क्या आएगी, 2 वैल्यू है तो टू आउटपुट में आ गया। इस ब्लॉक के बाहर क्या है, 1 है तो 1 आ गया। वैसे करके क्या है, ऑटो क्लास के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लिमिटेशंस भी हैं इसकी, एडवांटेजेस भी हैं। गार्बेज वैल्यू प्रोवाइड करता है, मेमोरी में स्टोर करता है। ये चीजें तुम लोगों को याद करनी पड़ेंगी चारों स्टोरेज क्लासेस के लिए। और ये क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम के अंदर डेफिनेटली आता है, अगर तुम्हारा थियोरेटिकल एग्जाम होता है ऑन पेपर तो समझ लो ये 101% श्योर है कि एग्जाम आएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम रजिस्टर क्लासेस। रजिस्टर क्लास में हमारे पास क्या होता है, कीवर्ड रजिस्टर्ड होता है, और जो स्टोरेज यूनिट होती है वो सीपीयू रजिस्टर होती है, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है। इसकी भी बाय डिफॉल्ट जो इनिशियल वैल्यू होती है वो क्या होती है, गार्बेज वैल्यू होती है। और जिसका स्कोप जो होता है वो क्या होता है, लोकल टू द ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिफाइंड। जिस ब्लॉक के अंदर वेरिएबल को डिफाइन किया जाता है उसी ब्लॉक के अंदर क्या होता है, इसका स्कोप लोकल होता है। लाइफ टाइम क्या होती है, स्टिल सेम, जब तक कंट्रोल उस पर्टिकुलर ब्लॉक में होता है तब तक जो वेरीफाई जो हमारी वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करती है। क्लियर है। इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास, हमने यहाँ पर क्या किया है, वॉइड मेन रजिस्टर इंट आई, रजिस्टर नाम का एक वेरिएबल जो है वो इनिशिएट किया है, डिक्लेयर किया। उसके बाद फॉर लूप के अंदर हमने क्या किया है, आई को प्रिंट करा दिया है। तो इसने क्या किया, आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिंपल इसको क्या कर दिया, आउटपुट प्रोवाइड कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर क्या किया है, रजिस्टर
ए और बी दो वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टोरेज भी कर चुके हैं हम ये डिफरेंस कर चुके हैं, हाँ इसका डिफरेंस भी कर चुके हैं। हाँ। बात करते हैं अब एक्सटर्नल स्टोरेज क्लासेस की। स्टूडेंट्स किसी को इसमें डाउट है तो मुझे बता दो, किसी भी चीज से लेकर। अभी तक जो हमने मेरे आगे स्लाइड्स करी है वो हमारी प्रीवियस क्लास का कंटेंट था, जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। वो मेरा एक छोटा सा क्विक रिव्यू था, ताकि तुम लोग अगर कुछ भूल गए हो, जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे, उनको लिए रिवीजन हो जाएगा। क्लियर? चलो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास की बात करते हैं। एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास के लिए जो कीवर्ड यूज होता है वो एक्सटर्न यूज होता है। जो उसकी स्टोरेज यूनिट होती है वो मेमोरी होती सर है। हाँ। सर सर ये जो सीपीयू रजिस्टर जैसा ये सबसे फास्ट मेमोरी होती है, मतलब मेन मेमोरी से भी, हाँ, तो मतलब इसका यूज करने से हमारा एग्जीक्यूशन टाइम पे कोई फर्क पड़ेगा? एग्जीक्यूशन टाइम पे फर्क पड़ता है। अब तुम अगर सीपीयू रजिस्टर की बात करो, सीपीयू रजिस्टर, तुमने कभी अपनी रैम परचेस की है कभी, यस एडिशनल सर। कभी? तो यस सर। रैम के ऊपर ना उसकी स्पीड लिखी होती है, यस। 2.2 गीगाहर्ट्ज। मोस्टली अगर तुमने मान लो, अगर अपना सिस्टम जो होता है ना, अगर तुमने वो प्री परचेस मतलब अगर असेंबल्ड सिस्टम परचेस किया है, मतलब तुमने एक कंपनी से एक कंप्यूटर परचेस किया या लैपटॉप परचेस किया है, तो तुम तो उसमें देखोगे कि उनकी जो सबकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है ना, वो सब सिंक्रोनाइज वे के अंदर होती है। ठीक है? तो जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है हमारी रजिस्टर की, वो एज कम्पेयर टू मेमोरी काफी फास्ट होती है। तुम्हारा जो सीपीयू रजिस्टर होता है वो तुम्हारा किसके ऊपर जो होता है, तुम्हारे मदरबोर्ड के ऊपर ही एग्जिस्ट करता है। जबकि जो तुम्हारी रैम होती है वो तुम्हारी मदरबोर्ड के ऊपर एक्सटर्नली इंस्टॉल की जाती है। तो अगर हमने मान लो कोई चीज हमारे विद इन ब्लॉक की है, उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो फास्ट होती है एज कम्पेयर हम कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क डिवाइस, एक्सटर्नल स्टोरेज यूनिट हम यूज करते हैं। तो हाँ, अगर तुम सिंपल वर्ड्स में पूछोगे मुझसे कि उसकी स्टोरेज यूनिट प्रोसेसिंग के ऊपर इफेक्ट होता है, तो हाँ उस पर प्रोसेसिंग पे इफेक्ट होता है। अगर तुम सीपीयू रजिस्टर्स का यूज कर रहे हो, उसके अंदर जो प्रोसेसिंग होती है वो फास्ट होती है एज कम्पेयर टू अदर स्टोरेज क्लासेस। ओके सर। ठीक है? हाँ। तो नेक्स्ट ये क्या चल रहा है हमारा, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लासेस है। इसके लिए जो हम कीवर्ड यूज करते हैं वो एक्सटर्न यूज करते हैं। और जो इसकी स्टोरेज यूनिट होती है वो मेमोरी होती है। उसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो 0 होती है। मतलब अगर तुमने किसी को एक्सटर्न नाम का कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया है, तो वहां पर जो आउटपुट आएगा वो तुम्हारा, अगर तुमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है एक्सटर्न इंट ए सेमीकोलन, और उसके बाद ए को प्रिंट कर लिया, तो तुम्हें आउटपुट में कोई गार्बेज वैल्यू नहीं मिलेगी, वहां पे 0 मिलेगी। ठीक है? फिर बात करते हैं स्कोप की। स्कोप क्या होगा, ग्लोबल होगा। अगर तुमने कहीं पे एक्सटर्न कीवर्ड के साथ कोई वेरिएबल या फिर फंक्शन डिक्लेयर किया है, तो वो ग्लोबल का मतलब थ्रू आउट द प्रोग्राम, जब तक उस प्रोग्राम एग्जिस्ट करेगा, उसके अंदर जब तक वो कंट्रोल रहेगा, तब तक उसकी वैल्यू जो होगी वो एग्जिस्ट करेगी। लाइफलाइन क्या है, एज लॉन्ग एज द प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन डज नॉट कम टू द एंड। जब तक जो प्रोग्राम है मेन मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है, तब तक जो है वो वेरिएबल जो है एग्जिस्ट करेगा। हम उसको कहीं पे भी प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसकी एडवांटेज है एक तरह से। ये क्या है, थ्रू आउट द प्रोग्राम हमारे लिए अवेलेबल है। हमें बार बार, अगर मान लो कोई एक वेरिएबल है, तो हमें पता है कि मैं इसको, फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई मैथमेटिकल प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके अंदर हम किसी मैथमेटिकल टर्म्स का यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया है, पाई एक हमारी वैल्यू है, पाई की एक वैल्यू है 3.14। तो हम क्या है, 3.14 जो है वो उसके अंदर पाई की वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाली है, पाई की वैल्यू हमेशा सेम रहने वाली है। तो अगर हम एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास के साथ पाई की वैल्यू को डिक्लेयर कर देते हैं, तो अब हमारे प्रोग्राम के अंदर जहां पर भी पाई की वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी, वो उसको वहां से क्या कर लेगा, फैच कर लेगा। तो ये क्या है, एक एडवांटेज हो जाता है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का। क्लियर? इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच कोनियो डॉट एच। उसके बाद क्या किया है इसने, इंट आई इक्वल टू 1। उसके बाद क्या है, सेमी कॉलन है, मतलब क्या है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल। अगर तुम इसको देखो
तो तुम्हारा जो आई है ये तुम्हारे मेन से बाहर डिक्लेयर किया हुआ है, एक्सटर्न का एग्जांपल एक तरह से। उसके बाद क्या किया है इन्होंने, इंक्रीमेंट नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर किया है। ये क्या है, फंक्शन का डिक्लेरेशन है। जिन स्टूडेंट्स को फंक्शन नहीं पढ़ा हुआ है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उनको अगर फंक्शन डिक्लेरेशन, डेफिनेशन या फिर कॉलिंग के अंदर डाउट है तो वो टेंशन ना लें। जब भी हम फंक्शन पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट जनरल टर्म्स में यूज कर रहा हूँ तो इसलिए उसमें परेशान मत होना। इंक्रीमेंट क्या है, यहाँ पर अगर मान लो सिंपल एक फंक्शन है, उसके आगे डबल कोई भी वर्ड लिखा है, उसके आगे डबल क्या बोलते हैं उसे, ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन लगा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है कि वो एक फंक्शन डिक्लेरेशन है। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है कि अगर हमें फंक्शन का काम क्या होता है, फंक्शन एक हमारे पास एक स्पेशल टाइप का एक फीचर है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे इंक्रीमेंट नाम का मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है, इसका मतलब क्या है, अगर मुझे कहीं पे भी इंक्रीमेंट करना होगा तो मैं इस फंक्शन को कॉल कर लूंगा, मेरे को वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं कि चल क्या रहा है, इसके अंदर प्रोग्राम में हो क्या रहा है। तो यहाँ पर क्या है, इंट आई इक्वल टू 1, आई की वैल्यू जो है वो 1 से इनिशिएट डिक्लेयर कर दिया है। डिक्लेयर क्यों कहा है इसको, क्योंकि मेन से पहले है। मेन के पहले कभी भी फंक्शन आता है तो उसको डिक्लेरेशन कहते हैं हम। डिक्लेरेशन के आगे सेमीकोलन आता है। क्लियर है। फिर इसने क्या किया है, वॉइड मेन। वॉइड मेन से पहले मैं तुम लोगों को ले जाता हूँ इसकी डेफिनेशन के ऊपर, जहाँ पे इंक्रीमेंट क्या है, फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। ये जो है ये फंक्शन की डेफिनेशन है, इंक्रीमेंट फंक्शन की। इंक्रीमेंट फंक्शन के डेफिनेशन के टाइम पे इसमें सेमीकोलन नहीं आता है। क्लियर है, सेमीकोलन नहीं आता है तो फिर इसके अंदर क्या करते हैं हम, इंक्रीमेंट है, सेमीकोलन नहीं आता है तो डेफिनेशन के अंदर हम बॉडी प्रोवाइड करते हैं अपने फंक्शन की। मतलब जो भी हम टास्क अपने फंक्शन से परफॉर्म कराना चाहते हैं वो अपनी स्टेटमेंट जो है फंक्शन की बॉडी के अंदर मेंशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, इंक्रीमेंट नाम का फंक्शन था। इंक्रीमेंट क्या मतलब क्या होता है, सिंगल सिंगल यूनिट के साथ एड ऑन कर देना, +1 कर देना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई प्लस प्लस। इसने क्या किया है, आई को प्लस करवा दिया है, एक इंक्रीमेंट करवा दिया है। इनिशियल आई की वैल्यू क्या है, 1 है, और बाद में क्या कर दिया इसने, इंक्रीमेंट किया है। और इंक्रीमेंट के अंदर ही इन्होंने आई की वैल्यू को प्रिंट भी करवाया है। क्लियर है। ये मेरा क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। मतलब इनिशियली पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट के अंदर डिफरेंस हम काफी डिस्कस कर चुके हैं। प्री इंक्रीमेंट के अंदर क्या होता है, मेमोरी के अंदर वैल्यू जो होती है वो चेंज होती ही होती है, प्लस जो वैल्यू यूज होती है वो भी चेंज हो जाती है। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, मेमोरी के अंदर वैल्यू अपडेट हो जाती है और जो वैल्यू यूज होती है वो प्रीवियस वैल्यू होती है। ठीक है, अब बात करते हैं वॉइड मेन के अंदर। मेन के अंदर क्या है, सबसे पहले प्रिंट एफ। हमारा जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है प्रोग्राम का, वहां कहाँ से होता है, मेन से होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वॉइड मेन, उसमें सबसे पहले उसने आई की वैल्यू को प्रिंट करा। आई की वैल्यू इनिशियली क्या है, 1 है, एज इट इज ए एक्सटर्नल स्टोरेज यूनिट। तो इसके अंदर क्या है, मेरी आई की वैल्यू इस मेन के अंदर मेरे पास अवेलेबल है। तुम देखोगे मैंने मेन के अंदर कहीं पे भी इंट आई इक्वल टू 1 मेंशन नहीं किया है। तो ये क्या है, एक्सटर्नल का एग्जाम्पल भी है। प्रिंट आई, आई की वैल्यू क्या है, 1 प्रिंट हो गई। उसके बाद क्या किया इन्होंने, इंक्रीमेंट को कॉल किया है। तो इंक्रीमेंट को कॉल करने के बाद क्या है, आई प्लस प्लस, मतलब आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो इसके अंदर क्या होता है, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट 2 हो जाएगी और आई को प्रिंट कर देगा तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जैसे ही आउटपुट प्रिंट होगा उसके बाद कंडीशन जो हमारा कंट्रोल है वो वापस किस में जाएगा, मेन में जाएगा। फिर से दोबारा क्या आ जाएगा, इंक्रीमेंट आ जाएगा। इंक्रीमेंट आ जाएगा तो वापस इंक्रीमेंट कर देगा। यहाँ पर देखने वाली क्या है बात, अगर मेरा जो स्कोप होता, जो लाइफ टाइम होती, वो एग्जिस्ट करता जब तक वो कंट्रोल जो है, फ्लो जो है मेरा ब्रैकेट्स के अंदर है, तो क्या होता, हर बार मुझे आउटपुट के अंदर 1 1 1 देखने को मिलता। क्यों, क्योंकि जैसे ही लाइफ टाइम खत्म होती वैसे ही क्या होता, उसका जो प्रीवियस वैल्यू है वो वैनिश हो जाती। इसको हमने अभी पीछे एग्जाम्पल के अंदर किया था, जो लोग भूल गए होंगे उसके लिए मैं अभी, स्लाइड खत्म होती है तो मैं उसके अंदर डिफरेंस जो है एक बार फिर से एक बार तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है, मुझे 1 2 3 आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का एग्जाम्पल है।
अब जैसे कि एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मान लो तुमने अगर मेन के बाहर जो है कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, वो एक्सटर्नल वैल्यू होती है। तो एक्सटर्नल वैल्यू है, हम चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट पेज का एक्सटर्न वेरिएबल एक्सटर्न इंट आई। अगर तुमने नहीं भी लिखा है तो भी वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, एक्सटर्न हो जाता है, जब वो मेन से पहले हो जाता है। मेन के अंदर क्या हुआ है, और जैसे कि हम जानते हैं एक्सटर्न की बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो वही जो इसका यहाँ पे एग्जांपल दिया है, यहाँ पे इंट आई डिक्लेयर किया, उसके बाद मेन के अंदर इसने क्या किया है, आई की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया है। तो इसने आउटपुट क्या दिया है, 0 हमें आउटपुट दिया है। क्यों, यहाँ पे अगर मान लो तुमने इंटरनल की जो इंट आई की जगह यहाँ पे ऑटो क्लास का होता, यहाँ पर अगर ये ऑटो होता, ऑटो इंट आई, तो उस केस में हमें क्या मिलता, गार्बेज वैल्यू एज आउटपुट मिलता। क्लियर है, किसी को डाउट इसके अंदर? चलो नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पर क्या किया है मैंने, एक एक्सटर्न वेरिएबल जो है डिक्लेयर किया है इंट आई, और मेन के अंदर यहाँ पे मैंने उसको क्या किया है, प्रिंट कराने की कोशिश की इंट आई, कंपाइलेशन एरर अनडिफाइंड सिंबल आई। यहाँ पर क्या है, कंपाइलेशन एरर मिल रहा है जहाँ पे इसमें कोई भी हमें डिफाइन नहीं किया है उसने वेरिएबल को। क्लियर है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, बाय डिफॉल्ट इट इज एक्सटर्न। अगर मान लो इसने यहाँ पर एक फंक्शन का यहाँ पे यूज किया है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट टच और void sum int int, ये क्या है, एक वेरिएबल फंक्शन डिक्लेयर किया है। यहाँ पर डिक्लेयर किया है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पे सेमीकोलन आना चाहिए, सेमीकोलन आना चाहिए। बाय डिफॉल्ट इट इज एक्सटर्न इंट मेन, इंट मेन, मेन के अंदर क्या किया है, इंट a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 10, दो वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, और सम a एंड b, मतलब a और b की जो वैल्यू इसमें पास की गई है वो इसमें क्या किया, पास कर दिया a और b के अंदर। जैसे ही इस सम को कॉल किया है, कहाँ पहुंच गया, सम की डेफिनेशन में पहुंच गया है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, a और b को इसने ऐड कर दिया है, a क्या है 5 है, b क्या है 10 है, 15 जो है इसने आउटपुट के अंदर प्रिंट कर दिया है, साथ में रिटर्न 0 कर दिया। क्लियर है, तो ये क्या है, एक हमारे सिंपल से एग्जांपल है हमारे एक्सटर्न स्टोरेज क्लास के। सर हम फंक्शन की डेफिनेशन रिटर्न के बाद दे सकते हैं? फंक्शन सर डेफिनेशन जैसे हमने यहाँ पहले दे दी, रिटर्न 0 पहले लिखते हैं, उसके बाद हमने डेफिनेशन दी फंक्शन की। हाँ, फंक्शन की जगह देखो, फंक्शन की अगर मैं डेफिनेशन ये वाली उठाकर ना, ये कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वाई, ठीक है, यहाँ पर क्या किया मैंने, void sum int int, दो वेरिएबल, यहाँ पे ये जो है फंक्शन विद आर्गुमेंट है। अगर मैं यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ यहाँ पर, सिंगल यहाँ लिख देता हूँ इंट सम सेमीकोलन, तो ये क्या है, एक नॉर्मल फंक्शन है। इसके अंदर ये जो होता है ना, डिफॉल्ट फंक्शन भी बोलते हैं, इसके अंदर कोई भी वैल्यू पास नहीं की जाती है। जब हम फंक्शन के अंदर वैल्यूज पास करते हैं इंट और इंट, उसको बोलते हैं फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट। मतलब ये जो फंक्शन है दो इनपुट्स वैल्यू जो है एज ए इनपुट लेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या किया है, उसमें उसको डिक्लेयर कर दिया है फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट, जिसमें वो इंट इंट, यहाँ पर जरूरी नहीं है इसको यहाँ पर सिर्फ इंट इंट ही लिखिए, हम चाहे तो यहाँ पर इंट ए और इंट बी भी लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है प्रोग्रामर के ऊपर, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है सी, कि तुम्हें जरूरी नहीं है कि वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करना ही करना है। यहाँ पर तुम जस्ट वहाँ पे ये मेंशन कर सकते हो, डेटा टाइप मेंशन करके, कि इन फ्यूचर के अंदर ये इस डेटा टाइप की वैल्यूज को क्या करेगा, इनपुट लेगा, ठीक है। बाद में तुम्हारे ये तो क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन है, और ये क्या है, फंक्शन डेफिनेशन है। तुम फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो कहीं पे भी प्रोवाइड कर सकते हो, मेन से पहले कर सकते हो, मेन के बाद में कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी है। मैंने क्या किया, अगर मेन से इसको पहले लिख दिया है तो भी वो डेफिनेशन जो है वो प्रीटी मच वर्किंग है। तो यहाँ पर क्या किया है, void sum int a और b, यहाँ पे दो वेरिएबल्स क्या कर दिए हैं मैंने, डिफाइन कर दिए हैं। डिफाइन क्यों किए हैं, क्योंकि मुझे प्रिंट a और b दो वेरिएबल जो है वो आगे मैं यूज करने वाला हूँ, a और b दो वेरिएबल्स को, तो मैंने यही a दो और b वेरिएबल को यहाँ पे क्या कर लिया है, यूज कर लिया है। क्लियर है, अब यहाँ पर क्या किया है,
फिर अब बात करते हैं मेन के अंदर। जो एग्जीक्यूशन है वो मेन से स्टार्ट होगा, जो भी एग्जीक्यूशन होगी वो मेन से स्टार्ट होगी। इंट मेन इंट a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 10। यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं जिसके अंदर 5 और 10 वैल्यू क्या कर दिया है, इंसर्ट कर दिया, साइन को प्रोवाइड कर दिया दोनों वेरिएबल्स को। फिर सम नाम के फंक्शन के अंदर a और b के अंदर हमने क्या कर दिया, वैल्यू पास कर दी। तो सम a और b, तो a के अंदर यहाँ पे 5 और 10 वैल्यू जो है वो इस डेफिनेशन के अंदर पास हो गई। तो इस a के अंदर 5 पास हो जाएगा, b के अंदर 10 पास हो जाएगा, और बाद में इसको प्रिंट कर दिया। एक ध्यान देने वाली बात और है, ध्यान देने वाली बात क्या है, ये दोनों जो फंक्शन ब्लॉक्स हैं, ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक, दोनों एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स हैं। तो इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर ए लिखा है और हमें यहाँ पर भी ए और बी लिखना पड़ेगा, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर मान लो मैं यहाँ पर इंट एक्स और इंट वाई लिख देता हूँ और यहाँ पर कॉल करते वक्त एक्स एक्स और y वैल्यू पास कर देता हूँ, इस केस में भी ये फंक्शन एज इट इज काम करेगा। बस यहाँ पे होगा क्या, x की वैल्यू क्या पास होगी, 5 पास होगी, y की वैल्यू क्या होगी, 10 पास होगी। और वो किस में पास होगी, x की वैल्यू फर्स्ट वेरिएबल a में पास होगी और y की वैल्यू जो है सेकंड वेरिएबल b में पास होगी, और तुम्हें एज इट इज आउटपुट देखने को मिलेगा। क्लियर है। मोस्टली बुक्स के अंदर जहाँ पे भी फंक्शन को स्टार्टिंग के अंदर डिक्लेयर करना स्टार्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, यही चीज मेंशन करते हैं कि दोनों सेम वेरिएबल्स होते हैं, नेम जो होते हैं वो सेम होते हैं, बट ये कोई कंपल्शन नहीं है सी के अंदर। हाँ, अब बताओ किसी को डाउट है तो, किसी भी चीज से रिलेटेड। कोई डाउट है किसी को? चलो, नहीं है तो मैं तुम लोगों को एक बार डिफरेंस जो है वो एक बार फिर से बता देता हूँ। ये ऑटो क्लास के अंदर और स्टैटिक स्टोरेज क्लास के अंदर डिफरेंस क्या है, क्लियर है। हमने शायद लास्ट टाइम इसको डिस्कस किया है, तो अगर जो स्टूडेंट नहीं है उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ऑटोमेटिक क्लास क्या है, ये हमारी सबसे फर्स्ट क्लास है जो बाय डिफॉल्ट हमारा रहता है। और फिर स्टैटिक क्लास है, स्टैटिक क्लास के अंदर, स्टैटिक क्लास की जो हमारी डेफिनेशन क्या है, एक बार उसकी भी नज़र मार लो। मेमोरी के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है स्टैटिक की वो 0 होती है, ठीक है। और ऑटोमेटिक की क्या होती है, वो गार्बेज वैल्यू होती है। और उसकी जो मेमोरी होती है, दोनों के अंदर ही क्या होती है, मेमोरी के अंदर स्टोरेज होती है। जो रजिस्टर क्लासेस है सिर्फ उसी के अंदर जो होती है वो रजिस्टर के अंदर, सीपीयू रजिस्टर के अंदर जो है स्टोरेज होती है। ऑटोमेटिक में क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक की जो लाइफ टाइम है ब्लॉक जो है, वो कितना होती है, सिर्फ जब तक कंट्रोल जो है उस पर्टिकुलर ब्लॉक में रहता है तब तक ही उसकी वैल्यू जो है वो लाई करती है। जबकि स्टैटिक के अंदर क्या होता है, लाइफ टाइम, जब तक फंक्शंस के बीच के अंदर, किसी भी दो फंक्शन के बीच के अंदर जो उसकी वैल्यू है वो परसिस्ट करती है, मतलब एग्जिस्ट करती है, वो वैनिश नहीं होती है, मतलब प्रीवियस वैल्यूज को वो मेंटेन करता है। तो यहाँ पर क्या है, दो प्रोग्राम दे रखे हैं। फर्स्ट प्रोग्राम में क्या कर रहा है ये, इसने हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच कोन्यू डॉट एच दो जो है हेडर फाइल प्रोवाइड की है। उसके बाद क्या किया है, इंक्रीमेंट नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर किया है। यहाँ पे सेम बात है, फंक्शन डिक्लेरेशन। मैं तुम लोगों को, जो लोग फर्स्ट टाइम ये पढ़ रहे हैं फंक्शन, उसका मैं बेसिक अभी तुम लोगों को एक रिव्यू दे देता हूँ। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कैसे कॉल किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो लोग नहीं फंक्शन पढ़ा है पहले, तो वो लोग परेशान ना हो। तो यहाँ पे क्या किया है, इंक्रीमेंट वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इंक्रीमेंट फंक्शन डिक्लेयर किया है, डिक्लेरेशन। उसके बाद क्या कर दिया है, वॉइड मेन। यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद मेन स्टार्ट कर दिया है। ये मेन जो है मैं कहीं पे भी लिख सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि मुझे पहले फंक्शन की डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है या फिर पहले मेन लिखना है। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है इसके अंदर। मैं चाहे तो मेन लास्ट में ले लूँ, चाहे पहले ले लूँ, जो एग्जीक्यूशन होगा मेरे प्रोग्राम का वो मेन से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, वॉइड मेन के अंदर 3 बार इंक्रीमेंट को कॉल किया गया है। ये कॉलिंग है, कॉलिंग के आगे भी सेमीकोलन आता है, इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल, क्लियर है। यहाँ पे 3 बार इंक्रीमेंट नाम के फंक्शन को कॉल किया गया है, क्लियर है। अब इंक्रीमेंट पे चलते हैं। इंक्रीमेंट फंक्शन के अंदर क्या है, ऑटो इंट आई इक्वल टू 0। ऑटो नाम का एक वेरिएबल जो है, आई जो है, ऑटो इंटीजर नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। इसको 1 से हमने क्या कर दिया, इनिशिएट कर दिया है, मतलब इसमें गार्बेज वैल्यू का तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। फिर क्या है, प्रिंट आई की वैल्यू को प्रिंट कर दे और साथ ही में उसका इंक्रीमेंट भी कर दे।
मतलब जब ये फंक्शन ये छोड़ेगा यहाँ से, निकलेगा यहाँ से, तो आई की वैल्यू होगी वो 2 हो चुकी होगी। तो यहाँ पे क्या, अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट क्या होगा, इंट मेन इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल गया, तो कॉल गया यहाँ पर। यहाँ जाने के बाद इसने क्या किया, ऑटो इंट आई की वैल्यू 1 से इनिशिएट होगी। प्रिंट आई को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी आउटपुट के अंदर, और साथ में आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बट ऑटो क्लास की जो स्पेसिफिकेशंस है उसके अकॉर्डिंग क्या है, जैसे ही कंट्रोल इस ब्लॉक से बाहर जाएगा, इसकी जो प्रीवियस वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम दोबारा जाएगा, नेक्स्ट इंक्रीमेंट आएगा, तो क्या होगा, फिर से इस फंक्शन के अंदर इंट की आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से इनिशिएट करेगा, तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 1 1 देखने को मिल रहा है। क्लियर। स्टैटिक के अंदर क्या होता है, दो फंक्शन के बीच में वेरिएबल की वैल्यू जो है परसिस्ट करती है, जो हमने अभी जो लास्ट क्लास में पढ़ा था। तुम लोगों को एक बार दिखा देता हूँ डेफिनेशन। लाइफ क्या है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल। डिफरेंट फंक्शंस कॉल के अंदर जो वैल्यू है वेरिएबल की वो परसिस्ट करती है, मतलब एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे स्टैटिक के अंदर क्या है, सेम प्रोग्राम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इस पूरे प्रोग्राम के अंदर जो सिंपल डिफरेंस क्या है, जो इंटीजर क्लास, जो इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको डिफरेंट क्लास से बिलोंग कराया है। फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर स्टैटिक क्लास से बिलोंग करता है, सेकंड फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर ऑटो क्लास से बिलोंग करता है, और सेकंड क्लास के प्रोग्राम के अंदर स्टैटिक से वो बिलोंग करता है। स्टैटिक की डेफिनेशन क्या है, बिटवीन द फंक्शंस वैल्यू परसिस्ट। तो वहां पर क्या है, 1 थी, इंक्रीमेंट होने के बाद दोबारा फंक्शन गया तो वैल्यू क्या थी, 2 हो गई, तो उसने 2 ही एज ए आउटपुट किया है, और लास्ट में 3 हो गई। थर्ड टाइम जब वैल्यू जो एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे, वो मेमोरी के अंदर प्रिंट 3 हुई है, बट इंक्रीमेंट लगने के बाद वैल्यू 4 हो चुकी है उसके नेक्स्ट साइकिल के अंदर। क्लियर है। तो ये जो थी बेसिक तुम्हारी ऑटो एंड स्टैटिक स्टोरेज क्लासेस जो हमारे सी के अंदर अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम लोगों को जो याद रखना है इसके अंदर, क्या याद रखना है, अगर तुम्हें एग्जाम में आता है व्हाट इज द स्टोरेज क्लासेस इन सी लैंग्वेज, तो उसके इसमें तुम्हें क्या करना है, चारों स्टोरेज क्लासेस मेंशन करनी है। उसके बाद हर स्टोरेज क्लासेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिफाइन करने हैं। कैरेक्टरिस्टिक के अंदर क्या आ जाएगा कि कीवर्ड क्या यूज होता है, स्टोरेज कहाँ होती है उसकी, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या है, स्कोप क्या है, लाइफ क्या है, यही जो है इसके एट्रीब्यूट्स है जिनके थ्रू क्या करते हैं, डिफाइन करते हो अपनी स्टोरेज क्लासेस को। क्लियर है। अगर किसी को स्टोरेज क्लासेस में किसी भी तरह का डाउट है तो वो पूछ सकता है। कोई डाउट सर नहीं एक है। चीज पूछनी थी। हाँ सर हमें जितनी बार मतलब फंक्शन की वैल्यू प्रिंट करवानी है उतनी बार उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। जितनी बार फंक्शन की, सर जैसे कि हमने यहाँ पर 3 बार वैल्यू प्रिंट करवाई है ना फंक्शन की, तो हमने 3 बार हाँ डिक्लेयर करा था, तो उतनी हाँ बार जितनी बार में वैल्यू प्रिंट करा उतनी डिक्लेयर करना। हाँ, और ये तो दरअसल तुम लोगों को मैंने प्रोग्राम तुम्हारे फंक्शन को मैं चाहूँ तो सिंपल एक लूप लगाकर उसके अंदर भी उसको कॉल कर सकता हूँ मल्टीपल टाइम। अच्छा जैसे सर कि यहाँ ठीक पे है हम सर। क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल टाइम मैंने तुम लोगों को जस्ट ये कॉल जो है दिखाया है ताकि तुम लोगों को ये समझ में आ जाए कि वो कॉल कैसे हो रही है। ठीक है, बाकी आपको मल्टीपल टाइम करने की जरूरत नहीं है। तुम आप जो क्या कर सकते हो, सिंपल ही उसके अंदर वैल्यू को फॉर लूप लगाओ, और फॉर लूप के अंदर इंट आई से इनिशिएट कर दो, और उसको 5 तक 10 तक जितनी बार भी, और उसके अंदर एक बार फंक्शन कॉल कर दो, तो क्या होगा, जब तक लूप चलता रहेगा तब तक वो कॉल जो होता है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। फिर तो ऐसा नहीं है कि हमें जितनी बार करना है, हम लूप्स का भी यूज कर सकते हैं। तुम लोगों को मैंने अटेंडेंस लिंक जो है वो शेयर किया है, अपनी अटेंडेंस जो है वो मार्क कर दो। इसी टॉपिक को कंप्लीट करने के साथ हमारी जो है वो सेकंड यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो तुम लोग एक बार अपना सिलेबस उठा के देख लो, अगर तुम्हें लगता है कोई टॉपिक छूटा हुआ है फर्स्ट 2 यूनिट में से, तो वो तुम मुझे बता दो। क्लियर। सर एक ये चीज और, पीडीएफ हाँ ये मैं जो अभी तक की जितनी पीपीटीज हैं मैंने अभी तक जो हुई हैं, मैं तुम लोगों को अभी क्लास खत्म होने के बाद तुम लोगों को शेयर कर दूंगा ये। ठीक है। एक चीज और, नेक्स्ट वीक के अंदर
नेक्स्ट वीक जो अब हमारा कमिंग वीक है उसके अंदर तुम लोगों का मैं एक क्लास टेस्ट लूंगा, एमसीक्यू टाइप होगा बट वो प्रोग्रामिंग बेस्ड होगा। तुम लोगों को जो भी कॉन्सेप्ट तुमने अभी तक पढ़े हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े हैं अभी तक तुमने तुमने वेरिएबल डिक्लेयर करना, उनकी डेफिनेशन वगैरह, लूप्स पढ़े हैं तुमने, स्टैटिक क्लासेस पढ़े हैं, जो भी हमारा फर्स्ट 2 यूनिट का जो तुम्हारा टॉपिक है उसके ऊपर तुम लोगों का एक सिंपल सा टेस्ट होगा, क्लास टेस्ट। और उसके जो मार्क्स हैं वो भी मैं तुम लोगों की क्या करूँगा, इंक्लूड करूँगा। अगर तुम लोगों के अच्छे स्कोर आता है तो उसका तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। थ्योरेटिकल उसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि मुश्किल क्वेश्चन, मतलब थ्योरेटिकल मुश्किल से ही कोई क्वेश्चन डालूं। मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो प्रोग्रामिंग पे रहेगा कि तुम लोगों को कोड का पार्ट दिया जाएगा, तुम्हें उनको क्या करना है, सॉल्व करके आउटपुट प्रोवाइड करना है कि इसका क्या आउटपुट आएगा या फिर एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होना चाहिए इसके अंदर। क्लियर? तो अपना प्रिपेयर रहना उसके लिए। ये जो लिंक है अभी वो Recording in मेन से progress. बाहर है, मेन से पहले है, तो उसको हम फंक्शन डिक्लेरेशन बोलते हैं। अगर तुम्हारे मेन प्रोग्राम के अंदर तुम सेमीकोलन लिख रहे हो तो वो क्या होता है, फंक्शन की कॉलिंग होती है। तो ये क्या है मेरे पास, डिक्लेरेशन है। क्लियर है? उसके बाद क्या किया मैंने, वॉइड मेन। क्वेश्चन आ सकता है कि मेन के आगे सेमीकोलन क्यों नहीं है, वो भी फंक्शन है, ऐड के आगे सेमीकोलन क्यों है, जबकि दोनों ही फंक्शन है, और दोनों में भेदभाव क्यों है? किसी के मन में कोई क्वेश्चन है इस चीज का, या फिर आंसर है किसी को? किसी के पास कोई आंसर? मेन फंक्शन प्री डिफाइंड है और यहाँ पर हम मेन फंक्शन की डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं, बॉडी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए उसके आगे क्या है, सेमीकोलन नहीं आया है। ठीक है। मैंने क्या किया, मेन डिक्लेयर कर दिया। मेन क्या है तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ, दोनों चीज जो है इंटरचेंजेबल है। मैं डिक्लेरेशन पहले कर सकता हूँ, बाद में भी कर सकता हूँ, वो मेरे पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, वॉइड ऐड, ये क्या कर दिया, मेरा फंक्शन काम क्या करेगा उसके लिए मैंने क्या कर दिया, एक बॉडी प्रोवाइड कर दी। काम क्या करेगा, इंट a इक्वल टू 5 कॉमा b इक्वल टू 6 कॉमा c। क्लियर? उसके बाद क्या करेगा, c इक्वल टू a प्लस b इक्वल टू प्रिंट f परसेंट t कॉमा c, और ये है सेमीकोलन। क्लियर? यहाँ पे क्या किया मैंने, एक फंक्शन बनाया ऐड नाम का, उसमें 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, a और b की वैल्यू प्रोवाइड करी, c के अंदर उनको ऐड करा के c को प्रिंट करा दिया। ठीक है।
तो ये क्या कर रहा है, मैंने void नाम किया तो इनमें कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा, इसमें कोई भी रिटर्न टाइप मेंशन नहीं है। यहाँ पे सिंपल हो क्या रहा है, void मेन से स्टार्ट होगा, ऐड को कॉल होगा और आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे आउटपुट जो आएगा इस प्रोग्राम का वो क्या आएगा, वो आएगा 11। फिर ये क्या है मेरे पास, फंक्शन की डेफिनेशन है। क्लियर है, ये क्या है, ये फंक्शन कॉल है। किसी कोई डाउट है फंक्शन के डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और कॉल के क्या यूज है? कॉल का मतलब होता है जैसे हम किसी को फोन मिलाते हैं तो क्या होता है, उस पर्टिकुलर पर्सन से हमें बात करनी हो, उससे कांटेक्ट करना हो, वही सेम चीज यहाँ पे फंक्शन कॉल के अंदर होता है। जब मेन के अंदर हम फंक्शन को सेमीकोलन के साथ यूज करते हैं तो फंक्शन कॉल होता है। इसकी स्टेटमेंट आती है, कंट्रोल जो है इस फंक्शन को पास हो जाता है, पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद वापस कंट्रोल क्या हो जाता है, इसके नेक्स्ट स्टेटमेंट में चला जाता है। मैं यहाँ पर अगर जाकर प्रिंट एफ करूँ, अगर यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, प्रिंट एफ %d, c सेमीकोलन। अब मुझे बताओ इस फंक्शन का आउटपुट क्या आएगा? कोई बता सकता है? What will be the output of this program? एरर एरर आएगा, कंपाइलेशन एरर आ सकता है। कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा, इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, 11 मिलेगा, एक गार्बेज वैल्यू मिलेगी साथ में। क्यों? क्योंकि मेन के अंदर हमने कहीं पे भी सी को डिक्लेयर नहीं किया, कुछ नहीं करा है। और बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, ऑटो क्लास से होते हैं। ऑटो क्लास में क्या होता है कि जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, विद इन ब्लॉक एग्जिस्ट करती है। तो ब्लॉक से बाहर जब इसे कॉल करेंगे तो उसकी वैल्यू कोई भी आउटपुट में नहीं आएगी। यहाँ पर क्या है, जब इसके अंदर कॉल करेंगे सी को प्रिंट कराएगा, प्रिंट के अंदर 11 वैल्यू आएगी, प्लस उसके बाद प्रिंट करेगा सी को, तो सी के अंदर इनिशियली कुछ भी डिक्लेयर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरर आएगा कि अनआइडेंटिफाइड वेरिएबल सी। यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें एरर देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलो ओके, तुम लोगों का टाइम हो गया है। थैंक यू एवरीवन, यू कैन लीव। अगर किसी को डाउट है कुछ तो वो हैंड रेस कर सकता है। Record